नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में। जी हाँ, अनुमानतः 1 लाख ईसा पूर्व काल के अवशेष बिहार से प्राप्त हुए हैं। इनमें पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े मिले हैं, जो मुंगेर और नालंदा जिलों में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। सबसे पुराना अवशेष साक्ष्य बिहार का, वह 1 लाख ईसा पूर्व काल का प्राप्त हुआ है। मध्यवर्ती प्रस्तर युग, जिसमें 1 लाख से लेकर 40,000 ईसा पूर्व काल के अवशेष मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। पूर्व प्रस्तर युग जो 1 लाख ईसा पूर्व काल से पहले का है, और मध्यवर्ती प्रस्तर युग जो 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के अवशेष भी मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। परवर्ती कहें या उत्तरवर्ती प्रस्तर युग जो 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के भी अवशेष मिले हैं, जो पत्थर के टुकड़े के बने हुए हैं। उसके बाद है मध्य प्रस्तर युग जो 9,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नव प्रस्तर युग के अवशेष 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के अवशेष उत्तर बिहार के चिरांद, जो कि सारण जिला में है, यहाँ जो अवशेष प्राप्त हुआ है वह नव प्रस्तर युग का है। चेचर जो वैशाली जिला में है, वहां से प्राप्त हुआ है, जो लगभग 2,500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार के चिरांद जो कि सारण जिला में है, और चेचर जो कि वैशाली जिला में है। बिहार के चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर से परवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार का ऐतिहासिक युग का प्रारंभ। जी हाँ, बिहार का जो ऐतिहासिक युग है, इससे पूर्व का जो था वह प्राग ऐतिहासिक था, उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। लेकिन ऐतिहासिक युग का प्रारंभ जो हुआ वह 1,000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। आर्यों का बिहार में विस्तार तब हुआ जब भारत में 1,000 से 800 ईसा पूर्व मध्य में लोहे का प्रयोग हुआ। जी हाँ, भारत में 1,000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य लोहे का प्रयोग हुआ। उसी समय बिहार में आर्यों का आगमन होता है। उसके बाद है 800 ईसा पूर्व में रचित एतपत ब्राह्मण में विधेय माधव उनके पुत्र पुरोहित गौतम के सरस्वती नदी के तट पर आगे बढ़ते हुए सदानीरा नदी, जो वर्तमान में अभी उसका नाम गंडक नदी है, के तट पर पहुंचने का विवरण प्राप्त होता है, लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास में। शतपथ ब्राह्मण ने विधेय के राजा जनक का उल्लेख किया है। शतपथ ब्राह्मण जो कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक पवित्र ग्रंथ है, उसमें विधेय के राजा जनक का उल्लेख मिला है। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म का विधेय महान केंद्र था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म का जो है महान केंद्र कहाँ था? विदेह था। उसके बाद है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि 16 महाजनपद का उदय हुआ। इनमें 3 महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उदय हुआ, जो वर्तमान में अभी 3 महाजनपद बिहार में स्थित है। बिहार के अंग महाजनपद जो कि भागलपुर मुंगेर में स्थित है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद जो अभी वर्तमान में भागलपुर एवं मुंगेर में स्थित है, इसकी राजधानी चंपा थी। बिहार के पटना एवं गया जिला मगध महाजनपद का अंग था। बिहार का जो वर्तमान पटना और गया जिला है, वह मगध महाजनपद का अंग था। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज थी, जिसे अभी वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। ईस्वी पूर्व 6ठी सदी के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। भारत में सबसे पहला या पूरे दुनिया में सबसे पहला कहे गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वह बिहार में ही थी, वैशाली में। उसके बाद है कि मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज थी। मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह गिरिब्रज थी।
जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर महावीर, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था। जी हाँ, महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ और यह कुंडग्राम वैशाली, बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। और इनका जन्म आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वजी संघ के गणराज्य कुंडग्राम के सात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। इनके माता का नाम त्रिशला था, जो विदय दत्त, जो लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन थी। चेतक की बहन थी त्रिशला, जो वर्धमान महावीर की माता थी। महावीर का निर्माण पावापुरी में हुआ था। जी हाँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, इनका मृत्यु पावापुरी में हुआ था। उसके बाद है प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुई थी, जिनकी अध्यक्षता अस्तुलभद्र ने किया था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिनकी अध्यक्षता अस्तुलभद्र ने किया था। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर का जन्म चंपा में हुआ था। जी हाँ, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर का जन्म चंपा में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार करला के आश्रम में आए और उन्हें कौंडिक और 5 ब्राह्मण बिहार के बोधगया के उरुवेला में मिले और इन्हें ज्ञान भी बोधगया में मिला, जो निरंजना नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह निरंजना नदी के किनारे बोधगया में प्राप्त हुई थी, एक पीपल वृक्ष के नीचे। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ, जिसमें बौद्ध के शिक्षाओं का संकलन मुक्त एवं विनय पिटक के रूप में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध के संबंध बिहार के बोधगया, राजगीर एवं वैशाली से हुआ। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में वर्तमान में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। राजधानी जिसके प्रथम राजवंश बृहदत्त वंश था। जी हाँ, मगध का जो प्रथम राजवंश था वह बृहदत्त वंश था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। मगध वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वह बिंबिसार था। बिंबिसार एवं अजातशत्रु हर्यक वंश का था। बिंबिसार और अजातशत्रु जो था वह हर्यक वंश से संबंधित था। उसके बाद है हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु था, जिसने वज्जी संघ के लिच्छवी को पराजित किया था। हर्यक वंश का जो दूसरा शासक था वह अजातशत्रु था, जिन्होंने युद्ध में वज्जी संघ के लिच्छवी को पराजित किया था। अजातशत्रु ने प्रथम बार लिच्छवी रथमुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। जी हाँ, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। जी हाँ, घनानंद का जो शासनकाल था नंद वंश का वह सिकंदर के समकालीन था, जो मगध का शासक था। उदयन पाटलिपुत्र को बसाया था। उदयन जो था वह पाटलिपुत्र को बसाया था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। यूनानी दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल भी पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। चाणक्य अन्य नाम से भी जाने जाते थे। विष्णुगुप्त के नाम से भी चाणक्य जाने जाते थे। कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते थे।
इंडिका में पाटलिपुत्र के शासक का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र शासन का वर्णन उपलब्ध है जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। जी हाँ, इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र का लेखक है। रामपाल के शासनकाल में मिथिला में कर्नाट वंश का राज्य स्थापित हो गया था। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। उसने कर्नाट कुल भूषण की उपाधि धारण की थी। उसने इस दौर में नेपाल का क्षेत्र विजित किया था। अंतिम पाल शासक मदनपाल का बिहार के क्षेत्र पर अधिकार रहा था। गहरवाल वंश ने पालों से बिहार के कुछ क्षेत्र अधिकृत कर लिए थे। गोविंद चंद ने पटना तथा जयचंद ने बोधगया पर अधिकार कर लिया था। गोविंद चंद ने पटना तथा जयचंद ने बोधगया पर अधिकार कर लिया था। इस तथ्य के भी अभिलेखीय प्रमाण हैं। 12वीं शताब्दी के मध्य में मुंगेर में गोविंद पाल के शासक के अभिलेखीय व साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त हैं। गया में उनके राज्य की पुष्टि सभी लेखों से होती है। पाल वंश के पतन तथा गहरवाल वंश के उत्थान के दौरान बिहार में सामंतीय महत्वाकांक्षाओं का दौर रहा था। 1203 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी के सफल आक्रमण के साथ बिहार में तुर्क शासक का युग प्रारंभ हो गया था। 1203 ईस्वी के आसपास तुर्क शासन का आगमन बिहार में भी हो गया था। सेन वंश के संस्थापक वल्लाल सेन का राज्य बिहार के मिथिला क्षेत्र पर स्थापित था। वल्लाल सेन के उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन का अधिकार बिहार के भूभाग पर था। 11वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में शूद्रक ने गया में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, परंतु पालों ने उसकी स्वतंत्र सत्ता को विनष्ट कर अपने अधीन कर लिया था। 12वीं शताब्दी के मध्य रोहतास क्षेत्र के प्रताप धवल ने खैरवाल वंश के शासन की स्थापना भी की थी। पंचोब ताम्रफलक अभिलेख दरभंगा क्षेत्र के प्रवर्ती गुप्त वंश की शाखा का शासन का प्रमाण भी उपलब्ध कराता है। मिदनापुर तथा गया क्षेत्र में मान वंश के शासक की स्थापना हुआ। पाल वंश के पतनोपरांत बेगूसराय तथा मधेपुरा के क्षेत्र भर में सत्ता स्थापित कर ली। चेरोज कबीले की सत्ता मासनी के इस क्षेत्र में स्थापित हो गई थी। तो यह था बिहार के प्राचीन इतिहास। अगले वीडियो में हम जानेंगे बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में और फिर जानेंगे बिहार के आधुनिक इतिहास के बारे में। तो हमने प्रयास किया है कि बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित सभी तथ्यों को आपके बीच रखा जाए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।